नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए नैन श्रिम्प फार्मिंग पे। इससे पहली वीडियोस में हमने आपको दिखाई थी डॉग फार्मिंग कैसे की जाती है, एग लेयर फार्मिंग कैसे होती है, मल्टी क्रॉप फार्मिंग क्या होती है। ये मुद्दा भी किसानों से जुड़ा हुआ ही है, फिश फार्मिंग का। जसबीर नैन किसान ने इस फार्म को 7.5 पहले शुरुआत किया था। आज ये इसी मछली की 7.5 साल से लगातार फार्मिंग कर रहे हैं, झींगा मछली की। इनसे पूछेंगे और इनसे जानेंगे, इतनी सारी मछलियों की वैरायटियां हैं, वो होते हुए भी इन्होंने झींगा को ही क्यों चुना और क्या उनको इसमें बेनिफिट लगता है और क्या इसका खर्चा आता है, कैसे ये की जाती है। तो दोस्तों, अभी हम आपको मिलवाएंगे जसबीर नैन से, जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और बता देता हूँ बात आपको। सबसे पहले फ़िश फार्मिंग कई तरह से की होती है, मुंगेरा, कल्पा और भी बहुत सारी मछलियाँ। झींगा मछली का जो कल्चर है वो साउथ साइड से शुरू हुआ था। 2014 में हरियाणा गवर्नमेंट ने रोहतक में इसका मेला लगाया था। उसमें किसानों को जानकारी दी थी कि भाई हम नॉर्थ में भी इस मछली का पालन कर सकते हैं, क्या इसमें लागत आती है, क्या इसमें मुनाफा है और कैसे इसकी देख रेख और क्या इसको फीड दिया जाता है। अभी हम आपको मिलवाएंगे किसान भाई से, जिसका नाम है जसबीर नैन। और आप देख सकते हैं उन्होंने फार्मिंग लगभग 3.5 एकड़ में की हुई है। ये सारा फिश फार्मिंग के लिए इन्होंने अपनी ज़मीन को रखा हुआ है। ये बड़े बड़े पंखे आप देख सकते हो। इनका काम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ब्रीफ इसके बारे में डिटेल देंगे जसबीर नैन जी। जहाँ तक मुझे पता है ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए है। क्या इनका मकसद है इसमें, ये सारी बातें हम जसबीर नैन से बैठ के उनसे पूछते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको मिलवाते हैं जसबीर नैन जी से। तो दोस्तों, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ जसबीर नैन जी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फ़िश फार्मिंग करते हैं। जसबीर सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपने ये कब इसकी शुरुआत की थी? इसका काम मैंने शुरू किया 2015 में। 2015 में आपने इसकी स्टार्टिंग की थी। तो आपने अभी जो फ़िश फार्मिंग कर रखी है वो किस चीज़ की हुई है आपने? इसका नाम है लिटोपिनियस बनामी। इसको हिंदी में आप झींगा बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में आप झींगा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लिटोपिनियस बनामी नाम है इसका। लिटोपिनियस बनामी नाम है। तो दोस्तों, ये मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, वो झींगा मछली के बारे में है, कैसे इसकी फार्मिंग होती है। जसबीर जी से हम पूछते हैं। जसबीर जी, मछली की तो बहुत वैरायटियाँ हैं, आपने झींगा को ही क्यों चुना? देखो, अपने एरिया में जो है खारा पानी की वैरायटी है। अपने पास और स्कोप था नहीं मीठे पानी का। हाँ, और ये काफ़ी कॉस्टली है। ये काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगा बिकता है, लेकिन करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी है। करने में भी डिफिकल्टी, पैसा भी ज़्यादा लगा है, दोनों है, रिस्की काफ़ी है। मीठे पानी का स्कोप था नहीं, खेती के इतने सैनी स्कोप, इसलिए खारे पानी से 3-4 लाख रुपए अपने किले से मिलते, इससे ज़्यादा और अच्छा क्या होगा। सही बात है। अच्छा सर, मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मिंग आसान फार्मिंग नहीं है। जो लोग सोचते हैं मछली के काम में कोई लागत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, ये मछलियों की प्रजाति में सबसे डिफ़िकल्ट मेथड है ये, जो फ़िश फार्मिंग का है। तो जसबीर जी, एक चीज़ बताइए, आपने जब इसकी शुरुआत करी तो इस पे पूरे प्रोसीजर पे लागत कितनी आई थी हमारी? ये मैंने 3-3.25 एकड़ में किया हुआ है। 3.25 एकड़ में? हाँ, 3.25 एकड़ में फार्मिंग है मेरी। और इसके गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, जो उस पर 2.5 किले मंजूर है। पूरा 1 हेक्टेयर चाहिए। 1 हेक्टेयर पूरा चाहिए? पूरी साइट के लिए 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन आती है? हाँ, 2.5 एकड़ जमीन बनती है। तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी अप्रूव थी, तब मैंने किया था। मैंने किया तब तो नहीं था, मैंने अप्रूव करवाया था। वो जींद डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड करो इसमें। अच्छा, जींद डिस्ट्रिक्ट का पहला फार्म आपका? हाँ, जींद में मैंने ही पहले किया था। तो दोस्तों, ये जींद डिस्ट्रिक्ट का पहला फिश फार्मिंग है झींगा मछली का, जो गवर्नमेंट से खुद इन्होंने रजिस्टर करवाया था। आपकी फर्म का क्या नाम है सर? नैन श्रिम्प फार्मिंग। नैन श्रिम्प फार्मिंग। इसकी जो अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर पे लागत कितनी आ जाती है? 1 हेक्टेयर पे लागत अब स्टार्टिंग से फर्स्ट से और लास्ट तक शुरुआत करते हैं तो इसकी लगभग
25 से 26 लाख रुपए लागत आती है 1 हेक्टेयर पे। 1 हेक्टेयर अगर में नई साइट आप स्टार्ट करते हैं नई साइट हमने स्टार्ट करी तो 25 से 26 लाख का खर्चा है तो कच्चे तालाबों में। कच्चे तालाबों में। हाँ। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये सस्ता बिजनेस नहीं है कि हम 1-2 लाख में इसको स्टार्ट करके शुरू कर दें। इसको अगर आपका जुगाड़ है 25 से 26 लाख का तो ही आप इस लाइन में घुसना, अदरवाइज इस लाइन में आप आना मत। तो सर एक चीज़ और बताइए आप, इसमें एक तरीका और होता है, जैसे आपने ये पोंड में कर रखी है, एक पॉलीथीन मेथड से भी तो होती है। पॉलीथीन मेथड से होती है, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाती है, 5-7 लाख रुपए और उसमें 5-7 लाख और बढ़ जाती है। हाँ, पी लाइनिंग पे। लेकिन उसकी समस्या भी है, फायदा भी है, दोनों है। समस्या क्या है उसमें? समस्या एक तो इसमें डेली मड पंप होता है, उससे मड निकालना पड़ता है क्योंकि पॉलीथीन पे मड तैरता रहता है ना। कच्चे तालाबों में ऐसा होता है, जमीन ये सोख लेती है, जमीन सोख लेती है। हाँ, जो डस्ट है इसका, बैक्टीरिया और जो फीड डालते हैं, जो मड बनता है ना इसका, मिट्टी इसको सोख लेती है। लेकिन पी लाइनिंग में पूरा का पूरा तैरता रहता है, उसको निकालना पड़ता है। उसको निकालना पड़ता है पी लाइन। उसमें डीओ लेवल बहुत ज्यादा अप डाउन होता है पी लाइनिंग में। ये अपना जो झींगा मछली की आपने शुरुआत करी है जसबीर जी, ये अपने नॉर्थ में तो इसका कोई कल्चर नहीं था, इसकी जो स्टार्टिंग है वो साउथ में थी। ट्रेनिंग का आपने कहाँ से इसकी ट्रेनिंग ली झींगा की? ट्रेनिंग मैंने इसकी अपने रोहतक लाली सेंटर है इसका, रोहतक लाली CIFE वहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग? वहाँ से मैंने इसकी ट्रेनिंग तो ली भी थी, लेकिन तब मैंने स्टार्ट किया ना, तब नहीं थी इतनी नॉलेज। इतनी नॉलेज उस टाइम नहीं थी। मैं 2013 और 14 2 साल इसके पीछे रहा। 2 साल आपने पहले इसके बारे में स्टडी करी? स्टडी करी कैसे होता है, खारा पानी में होता है, ये होता है। तो उसके बारे में फिर वहाँ 2013 में तो उनकी किया था सरकारी वालों ने। तो उसके बाद 2014 में एक फार्मर ने और किया था। एक वो अपने हरियाणा में ही थे? हरियाणा के ही फार्मर है वो, करनाल के मोहिंदर सिंह। वो मेरे सीनियर है, उन्हीं से मैंने एक ज्ञान प्राप्त किया, उनका देखा मैंने, उनसे देखा सीखा। हाँ, उनसे सीखा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आधी अधूरी जानकारी खतरे से खाली नहीं होती है। कोई भी बिजनेस किसान भाई शुरू करता है तो सबसे पहले उसके बारे में डीपली जानकारी ले, उसकी ट्रेनिंग ले, कैसे ये बिजनेस किया जाता है, कैसे शुरुआत होती है। अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ बिजनेस में बढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप मुनाफा तो भूल जाओ, आप लॉस भी खाओगे और उस बिजनेस को भी आप ये कहोगे कि इसमें कुछ नहीं बचता। तो जब आपने ये करी तो इसमें पहले साल आपकी लागत 25 लाख रुपए आई 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में इसमें 25 लाख रुपए। क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपने 25 लाख का जो खर्चा आया वो क्या क्या चीज़ों का है? स्टार्टिंग से जैसे स्टार्टिंग में पॉन्ड बनाने हैं, उसके लिए कमरा चाहिए, ट्यूबवेल भी चाहिए, और कनेक्शन ये लाइट भी कंपलसरी है इसके लिए, लाइट 24 घंटे वाली चाहिए। इसको 24 आवर लाइट चाहिए? लाइट चाहिए इसकी, ऑक्सीजन बिना नहीं रहेगा एक मिनट भी। ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। अब जैसे आपने ये पीछे मैं देख रहा हूँ ये फैन चल रहे हैं, इनका क्या पर्पज है? जो ये पीछे सारे पौंड में आपके फैन चले हुए हैं, मेन पर्पज ही नहीं का, इनके बिना इसकी लाइफ नहीं है। इसके बगैर इनकी कोई लाइफ नहीं है इसके बिना। मेन काम है इनका ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन का सप्लाई और जो सलाज है उसको घुमा के सेंटर में लेके जाना। हाँ, वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना। अच्छा, इसका वाटर टेम्परेचर कितना चाहिए झींगा को? देखो, इसको अपने यहाँ फार्मिंग में इसको 20 से 35 टेम्परेचर चाहिए। 20 से 35? 20 डिग्री से 35। 20-22 से नीचे नहीं होगा। 20-22 से 35 से ज़्यादा भी जाना चाहिए। 35 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ मार्च के लास्ट तक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है। मार्च के एंड तक अपना ये टेम्परेचर आ जाता है? उससे पहले ठंड रहती है, ठंड में नहीं होता। और नवंबर तक चलता है अपना यहाँ। नवंबर तक ही हो जाता है? हाँ, 15 नवंबर तक भी चलता है, जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं आता। टोटल कितने दिन की फार्मिंग है? टोटल ये है, अगर आप इसको काउंट पे, बड़े काउंट पे लेके जाते हैं, लगभग 100 से 150 दिन की फार्मिंग है ये। 100 से 150 दिन की फार्मिंग है। बस आप इसको सेल अगर पार्सल करना है ना, 90 दिन 100 दिन बाद पार्सल भी कर सकते हैं इसको। बच्चा ज़्यादा लग गया तो उसको थोड़ा दिल्ली बेचें या गाड़ी लगा के थोड़ा पार्सल कर सकते हैं। अच्छा, इनकी जो मार्केट है दिल्ली है? मार्केट मेन तो दिल्ली नहीं है, मेन तो इसकी प्रोसेसिंग प्लांट में ही है। प्रोसेसिंग प्लांट इनका किस जगह पे है? प्रोसेसिंग प्लांट इनका बंगाल में है, आंध्रा में है, कुछ गुजरात में भी है। बंगाल, आंध्रा और गुजरात। मेन जो इनका प्रोसेसिंग जो मेन हेड ऑफिस है वो उधर ही है? हाँ, वहीं से आंध्रा से स्टार्ट हुई थी इसकी। और ये आप इनके जो सीड है, ये जो बीज है, लाते कहाँ से हो?
सीड भी आंध्रा से आता है। सीड भी इनका इसकी आंध्रा, हैचरी वही है, समुद्र किनारे इसकी हैचरी है। समुद्र पांडिचेरी, हाँ। पौंडीचेरी में ही, हाँ। वहीं से ये सारी चीजें आती। देखो एक तो इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है, इस पे लागत के हिसाब से ही अपना करना पड़ता है। ऐसे रिस्की है, ऐसे नहीं है भाई कोई भी ऐसे कर लेगा इसको। रिस्की काम है ये। रिस्की काम है, पैसा होना चाहिए बंदे के पास। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया बात है, आपके पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करो, लाइव श्रिम्प है, लाइव है चीज, लाइव कुछ भी हो सकता है इसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने लगा दिया 25 लाख लगा हाँ, दिया तो हमारे 25 के डबल होंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज और, जो इसमें आप फीडिंग में क्या क्या देते हो आप इन्हें? फीड वैसे इसके लिए मछली में तो वैसे फ्लोटिंग फीड होता है, इसके लिए स्पेशल हाई डोज प्रोटीन, मतलब श्रिम्प फीड बोलते हैं जिसको। श्रिम्प फीड जो हाई डोज, हाँ, हाई प्रोटीन डोज है। हाई प्रोटीन वो वही खिलाते हैं इसको। तो इसकी सप्लाई कहाँ से होती है आपके पास? सप्लाई भी अलग अलग कंपनी है, एबिस है, अवंती है, बीएमआर है, और भी है कई तो कंपनी ये है। अपना इजीली फार्म तक सप्लाई पहुँचा देते हैं। हाँ, उनकी यहाँ पहुँच मिलती है। ये तो हो गया सर आपका फीड का भी हो गया, आपने हमें बता दिया, इसकी टोटल लागत भी बता दी। अब ये बात करते हैं इनके मुनाफे के बारे में। जो किसान इस बिजनेस को कर रहा है, कितना वो प्रॉफिट इससे ले सकता है? इससे आप प्रॉफिट ले सकते हैं कम से कम 3 से 5 लाख रुपए पर किला अपने को बच पर जाता एकड़ है। 5 अगर लाख। बढ़िया मैनेजमेंट से बंदा कर रहा है ना, तो यानी कि 3 किले साइट है, 14-15 लाख रुपए अपने को बच सकते हैं। सालाना 14-15 लाख रुपए बचा सकता है। अपने एक ही क्रॉप निकलती है ना कच्चे तालाबों में, अपने एक ही निकलती है। हाँ, तो इसका टाइम एक यही फसल है। से किसान 14 से 15 लाख रुपए 100 से 150 दिन का कल्चर है। 100 से 150 दिन के अंदर किसान 14 से 15 लाख रुपए कमा सकता है। ये तो हो गया सर इसकी मुनाफे की बात। इसमें कोई बीमारी का भी इनमें खतरा रहता है? देखो अपने एरिया में इतना नहीं है, लेकिन आंध्रा वगैरह में बहुत ज़्यादा डिजीज आते हैं। वाइट स्पॉट हो गया, वाइट फीगल हो गया, और भी वहाँ क्या है कि वहाँ सर्कल ज़्यादा है, बड़ा बड़ा एरिया है, नज़दीक पौंडा है, एक की समस्या आएगी दूसरा का समस्या आ जाएगी। वहाँ डिजीज काफ़ी ज़्यादा। अपने यहाँ तो एरिया में जैसे मेरा या और कोई है नहीं को नज़दीक में, और कोई नहीं है, तो इसमें वैसे ऐसी कोई समस्या मैंने फेस की नहीं। कोई फेस की नहीं है अभी तक बीमारी? हाँ, ऐसी कोई अपने समस्या नहीं है, मैं पौंड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा आता नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई आपने जब इसको स्टार्टिंग करी, जब आप ये छोटे बच्चे लेके आए, इनका सीड लेके आए, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? परमानेंट ये ऑक्सीजन फैन चलते रहने चाहिए या बीच में इन्हें रोक भी सकते हैं हम? तब आप सीट डालते हैं उस टाइम तो फैन रोक देने चाहिए। फैन को रोक देना चाहिए। हाँ, उससे पूरी रात चलाओ अपना। वहाँ क्या कि एयरपोर्ट से आएगा ना जो सीट, तो उसको लेके आते हैं, लगभग रात को ही आता है लगभग, क्यों ट्रांसपोर्ट में दिक्कत ना बने, लेट ना हो जाए, रात को आता है, तो मतलब वो सुबह अपने तालाब पे पहुँचता है। दो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, ये वीआईपी मछली फार्मिंग है। ये एयरपोर्ट से आपके पास सप्लाई होगी, बाय रोड में आपके पास नहीं पहुंचेगी। फ्लाइट में बैठ के आती है बाबूजी, ये बाबूजी बन के आती है, और ये आपको, आपका लक है अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ये आपको बाबूजी बना देगी, नहीं तो ये आपके जैसे ये खुद चली जाती है, किसान भाई को भी ऐसे ये साफ कर देगी। इसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? देखो मेन तो है कि इसको मेंटेन करना है, हर एक चीज़ मेन तो पीएच पे सब कुछ है। इसका पीएच भी चेक करना पड़ता है। पीएच मेंटेन रखना पड़ेगा। पीएच कितने दिन में चेक करना पड़ता है इसका? पीएच तो वैसे तो डेली कर सकते हैं आप, डेली भी कर सकते हैं। डेली कर सकते हैं, और तो करना भी चाहिए। 8 साढ़े 8 से ज़्यादा जाता है तो दिक्कत है। 8 से 8.5 से ज़्यादा, 8.5 से ज़्यादा जाता है तो तो कल्चर में दिक्कत बनती कल्चर में है। दिक्कत बनती और है। मेन तो इसका खेल है जो इस पे ये फैन चल रहे हैं ना, एरेटर पे है सारा मेन जो हाँ। खेल है इसके ऊपर है। ऑक्सीजन बिना भूखा रह लेगा, ऑक्सीजन बिना नहीं रहेगा, भूखा रह सकता है। दोस्तों ये बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने, भूखा रह सकता है ये, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। आप बहुत सी फिश फार्मिंग देखते हो जहाँ फैन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो नॉर्मल ऑक्सीजन में भी रह लेते, लेकिन इसको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए। और फीड के बगैर ये थोड़ा, अगर फीड लेट हो जाए, थोड़ा लेट आप डालते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैन 24 घंटे इसमें चलना चाहिए। सारा जो इसका गेम है ऑक्सीजन का है। और ये वेट कितना गेन कर लेती है सर? लगभग वेट ये
40-50 ग्राम हो जाता है इसका हाईएस्ट वेट इसका 50 ग्राम तक चला 50 जाता है। ग्राम है। उसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। रेट क्या मिलता है सर इसका? अगर अपने पास यानी कि 50 ग्राम हो गया तो 1 किलो में लगभग हो गए 20 पीस। 1 किलो में 20 पीस हो 20 गए। पीस आ गए ना तो इतना बड़ा मैंने कर दिया, अपने को 600-650 रुपये रेट मिल जाएगा 600-650 पर केजी। पर केजी। और जिस तरह आपने ये 3.5 एकड़ में कर रखा है, 1 पौंड से कितने केजी का उत्पाद हो जाता है? 1 पौंड से देखो ये तो कल्चर बड़ा करने पे आता है लगभग 2 टन, 2 से या 3 टन। 2 से या 3 टन? 3 टन। औसतन एवरेज मानते हैं, 2 टन मान लेते हैं। कम से कम 2 माने या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बच्चा ज़्यादा लग गया तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फिर उसका साइज कम ग्रोथ करेगा। साइज कम ग्रोथ करेगा। सारा जो इसका गेम है वो वेट के ऊपर है। वेट पे एक काउंट के रेट अप डाउन होते हैं। काउंट पे आप इन्हें गिनते कैसे हो? जब 50 ग्राम का इनका साइज मैंने देखा, वो इतना ही साइज होता है, इससे मैक्सिमम इनका साइज नहीं है। तो काउंट करने में कोई परेशानी तो नहीं आती है? नहीं, काउंट में नहीं, सीड काउंट करने में आती है। अगर सीड आता है ना, काफी बारीक सीड होता है, तो सीड काउंट करने में दिक्कत हाँ, है? सीड का ऐसा है, पूरा आ गया सीड, उसको अपने उसमें एक कार्ड थर्मोकोल होता है, उसमें हाँ। आता है, उससे अपने को एक बाल उठा ली, उस बाल के एक को अपने काउंट कर लिया, वह कितना सीड है। उसको काफी टाइम लगता है, घंटा 1.5 घंटा लगता है गिनने में भी। काफी बारीक होता है, चम्मच से गिनना पड़ता है। चम्मच से गिनना पड़ता है उसको। उसको सीड स्टॉक करने के बाद में गिनते हैं, वह और काम फिर बाद में करेंगे। काफी टाइम लगता है, फिर उससे अंदाजा आता है अपना बैचरी ने सीड कंप्लीट दिया नहीं दिया। अच्छा, लगभग 2 से 2,500 हजार एक पैक में आता है। अच्छा, इस चीज में भी फ्रॉड हो जाता है? फ्रॉड होता है, ऐसी कहती कुछ है, देती कुछ है। वैसे कह रही है मैंने 2,500 की पैकिंग दे दी, अपने काउंट करने के बाद ही पता लगता है वह कितना है। इसकी देख रेख कैसे की जाती है? सीड डालने के बाद वैसे है, ये एरेटर इतने ज़्यादा नहीं चलते, 40-50 दिन बिल्कुल कम चलते हैं। फीड डालते हैं, मेडिसिन और भी ऐसे है, पोटास वगैरह हर एक चीज़ पानी में अपने जो पानी के पैरामीटर है वो पूरे करने पड़ते हैं अपने को। पूरे करने पड़ते हैं। मतलब ये समुद्री जीव है, इसको समुद्र की तरह ही रखना पड़ता है। पानी में हलचल रखो इसको, पानी में हलचल रखनी पड़ती हाँ, है। ये रेटर का मेन ये पर्पस है। ना तो ये शांत रहने वाली नहीं है, कंटिन्यू चलती रहती है। ना तो ये खुद शांत बैठता है दोस्तों, ना ही आपको शांत बैठने देगा। आपको इनके ऊपर एक्टिव रहना पड़ता है। ये खुद भी 24 घंटे काम करता है, आपको भी 24 घंटे इनके लिए फैन चलाना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है मछलियों में। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए सर, आप जैसे मेंटेन होगी तो आपने लेबर कितनी रखी हुई है इस पे 3.5 हेक्टेयर पे? लेबर का ऐसा है, आज तक मैंने सब कुछ अपने आप किया है। अच्छा, आप खुद ही कर रहे हो? अब बंदा लगाया 2 महीने से। 2 महीने से सब कुछ अपने आप किया, फीड भी, मेडिसिन भी, सब कुछ अपने आप ही डाला है। और ये इन्होंने बहुत अच्छी बात आई भाई, मैं सारी देख रेख खुद करता हूँ। अगर आप खुद अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके साथ कोई स्टाफ मेंबर होगा तो वो भी आपके साथ उतना ही मेहनत करेगा और देख रेख करेगा इसकी। कोई भी बिजनेस हुआ दोस्तों, आपको खुद उसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। फीड पे डिपेंड है, जो फीड पे अच्छा मैनेजमेंट करता है ना, फीड ना तो ओवर जाना चाहिए, ना ही कम जाना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लेके आते हैं, 1 महीना तक चलती है इसकी, 30 दिन तक ब्लाइंड फीडिंग बोलते हैं उसको। आप ब्लाइंड फीडिंग मतलब? उसको अपने को नहीं पता है खाता नहीं खाता। 1 महीना जो चार्ट बना दिया ना कंपनी ने, बस इतना सीड डाला, उसके हिसाब से बस 2 किलो है स्टार्टिंग में, आज 2 डालना है, कल 200 ग्राम और बढ़ गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, ऐसे बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या है कि अपन चैक्टर लगा जाए, उसके बारे में बताएंगे, मेन पर्पज उसका भी है। तो चैक्टर के हिसाब से जितना फीड खाएगा ना, उस हिसाब से फिर उस 1 महीने के बाद आगे स्टार्ट होगा। आपने बताया चैक्टर स्टार्टिंग में हिसाब कम से फीड जाता है, हाँ, फिर चैक्टर के हिसाब से फीड चैक्टर खाएगा। का क्या रोल होता है इसमें? चैक्टर का ऐसा है कि एक अपने को कोई साइज बना के दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर फीड डालते हैं। पूरे पौंड में फीड डाल दिया, पूरे पौंड में फीड डालने के बाद उसका परसेंटेज होता है। स्टार्टिंग में जैसे उसमें 5 ग्राम पर केजी डालेंगे, या अपने पौंड में डाला 10 केजी फीड डाल दिया, 5 ग्राम से उसे 50 ग्राम फीड उसमें डालना पड़ेगा। आगे आगे बढ़ेगा, फिर 8 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम ऐसे। अच्छा, इसका फीड की हाइट बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती जाती है। साइज बढ़ेगा तो चैक्टर का भी फीड बढ़ाना पड़ेगा। ये पर केजी 5 ग्राम से लेके 14-15 ग्राम लागत डालते हैं आपस में, 14-15 ग्राम तक। हाँ, फीड के हिसाब से। इसके लिए 2.5 किले ही गवर्नमेंट अनुदान देती है राशि। जो सब्सिडी है वो 2.5 एकड़ जमीन पे 2.5 एकड़ पे कम से कम 2.5 एकड़ जमीन। गवर्नमेंट भी ये कह रहे है इससे कम करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। 2.5 किले से कम करोगे तो आपको मुनाफा दोस्तों, नहीं ये होगा। बहुत अच्छी बात बताई है जसबीर जी ने। कम से कम 2.5 एकड़ में आपको इसकी फार्मिंग करनी पड़ेगी, जब ही आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। और गवर्नमेंट भी खुद ये बात मानती है,
कम से कम 2.5 एकड़ में अगर आप इसकी फार्मिंग करोगे जब ही किसान को अच्छा मुनाफा होगा। कम में इतना मुनाफा किसान को नहीं होता। कम में लागत ज़्यादा है, मुनाफा खर्चा भी ज़्यादा है और मुनाफा बहुत कम है। एक ग्राम पे भी होता है, ग्राम पे भी वेट का इसका हाँ। होता है। बाहर आते हैं, बाहर से रेट डन होता है एक काउंट पे। भाई मान ले मेरा 30 काउंट आ गया, 30 काउंट का रेट फिक्स हो जाएगा। वो 30 काउंट का आपको रेट को देंगे, 1-2 अप डाउन होगा उसका भी रेट देंगे। 29 आ सकता है, 31 आ सकता अच्छा, है। ये वेट के हिसाब से जाता है कि पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से, किलो में कितने पीस आए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ तस्वीर जी, जिन्होंने छोटी मछली बड़ा धमाका किया हुआ है। टोटली फ़ायदे का सौदा, कोई इसमें नुकसान नहीं। अगर आपका इसके ऊपर मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान है, आपकी देख रेख पूरी 24 घंटे इसके ऊपर है, तो ये छोटी मछली और बड़ा धमाका है। जो हमारे साथ जुड़े हुए थे जसबीर जी, इन्होंने आपको फार्म के बारे में सारी जानकारी दी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कैसे इसको कैसे इसकी फार्मिंग होती है, कब ये सेल आउट होती है, कितने ग्राम पे इसको सेल करना चाहिए, अगर कोई बीमारी आती है तो उससे पहले कैसे सेल करना चाहिए, कहाँ ये सप्लाई होती है। सबसे ज़्यादा जसबीर जी ने बताया है आंध्रा, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, वहाँ ये जाती है। ठीक है, और इनका जसबीर जी आप अपना नंबर एक बार हमें शेयर कर दीजिए। 9466167561। एक बार दोबारा बोल दीजिए। 94 661 67 561। 94 661 67 561। ये जसबीर जी का नंबर था। अगर कोई भी किसान भाई आपके पास ट्रेनिंग करना चाहता है या आप इसके बारे में सीखना चाहता है, आप उनको सिखाने के लिए रेडी हैं? सिखा देंगे दोस्तों, जैसे को करना का छुका दो, बहुत पहले भी आ लिए को। अच्छा, पहले भी सीख के जा चुके बहुत आ लिए, काफ़ी सीखने के लिए, सीख के भी गए कुछ जिसको करना है तो ये जसबीर जी थे हमारे साथ, जो आपकी हर चीज़ में आपकी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। कैसे इसकी फार्मिंग होती है आपको सारी डिटेल देंगे, इसके बारे में ये सारा बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर। धन्यवाद दोस्तों।